हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल वर्ल्ड। लास्ट 1 to 3 लेक्चर में हमने जाना था कि कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, उनकी शेप क्या होती है, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनकी स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, क्या क्या फैक्टर होते हैं, और हमने फिर उनका ऑर्डर जाना था कि कैसे किस ऑर्डर में वो स्टेबिलिटी के बेसिस पर अरेंज किए जा सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है कार्बो एनायंस। तो कार्बो एनायंस हम सब जानते हैं। एनायन, सबसे पहली बात, सबसे जो मेन बात है वो एनायन ही शब्द समझ में आना चाहिए। एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, और कार्बो मीन्स कार्बन। तो ऐसे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जिनमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर होता है वो कहलाते हैं कार्बो एनायंस। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम जैसे मिथाइल का कार्बो एनायन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, CH3-, दिस इज मिथाइल कार्बो एनायन। नाउ तो अब तो कार्बो एनायंस क्या होते हैं? दोज एनायंस इन विच कार्बन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। तो कार्बो एनायंस ये होते हैं। सबसे पहली बात, कार्बन एनायंस में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। अल्काइल कार्बन एनायंस में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। जैसे कि हमने देखा मिथाइल कार्बन एनायन में CH3 में 3 बॉन्ड पेयर हैं जो कि हाइड्रोजन के थ्रू बन रहे हैं, और 1 नेगेटिव चार्ज है जो कि लोन पेयर है। वहीं पर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन आयन में कार्बन की, वो sp3 होती है एल्काइल कार्बन आयन में, और जो शेप होती है वो पिरामिडल शेप होती है, लाइक दिस वन। दिस इज द लोन पेयर, दिस वन इज लोन पेयर, और यहाँ पर 3 ग्रुप जुड़े हो सकते हैं, ग्रुप A या एटम, ग्रुप B, ग्रुप C या एटम A, B, C, और ये नेगेटिव चार्ज जो कि इस कार्बन पर होता है, इस लोन पेयर, दिस लोन पेयर की वजह से। क्लियर? वहीं पर अगर हम बात करें एलाइल एंड बेंजाइल कार्बोनाइन की, तो वो ऑलमोस्ट प्लेनर शेप के होते हैं, डायगोनल प्लेनर शेप के होते हैं, और जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उनकी sp2 होती है। एलाइल कार्बोनाइन की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो इसकी चर्चा देख लेंगे। एलाइल कार्बोनाइन CH3 CH2 CH double bond CH2, this one is the allyl carbanion, this is allyl carbanion, and benzyl carbanion C2-, this is benzyl carbanion. दिस इज बेंजाइल कार्बनाइन। इनमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है और लगभग प्लेनर शेप की होती है। नाउ तो कार्बो एनायन जिसमें कि 1 लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो कुल मिलाकर कार्बन आयन का कार्बन में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसके कारण उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। क्लियर? जो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे पेयर हैं, तो इसी वजह से जो कार्बनायनिक कार्बन है वो डायमैग्नेटिक होती है नेचर में, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड अप है। अच्छा, जो कि ये एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर कैरी कर रहे हैं, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसी वजह से ये लुईस बेस भी कहलाते हैं। आगे नाउ तो हमने देख लिया कि कार्बन आयंस होते क्या हैं।
ठीक है, इनकी शेप क्या होती है। अब हम जो पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। तो बेसिकली कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन और दूसरा एस कैरेक्टर ऑफ द कार्बन। अब हम जानेंगे कि जो एस कैरेक्टर है वो किस तरीके से स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है कार्बोनाइन की, और उसकी वजह से जो ऑर्डर है कार्बोनाइन का वो क्या आता है। नाउ दिस इज एल्काइल कार्बोनाइन, this is vinylic carbonyl, and this is ethylenic. एल्काइल कार्बोनाइन में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसमें जो एस कैरेक्टर है वो 25% है। वहीं पर जो विनाइलिक कार्बोनाइन है उसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और जो एस कैरेक्टर है वो 33.33% है। वहीं पर इथेनॉलिक या एसिटाइलिक कार्बोनाइन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है और उसमें 50% एस कैरेक्टर है। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो एथिनाइलिक कार्बोनाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन है इन तीनों में। वहीं पर विनाइलिक कार्बोनाइन लेस स्टेबल है और एल्काइल कार्बोनाइन और भी ज़्यादा कम स्टेबल है ड्यू टू द एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी होगी कार्बोनाइन की, इसीलिए यहाँ पर 50% एस कैरेक्टर है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनाइन है। अब ये तो एस कैरेक्टर के बेस पर हमने जाना कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या होता है। वहीं पर अगर अब हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, तो जो स्टेबिलिटी है कार्बोनाइन की इंडक्टिव इफेक्ट पर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है +i पावर पर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -i इंडक्टिव पावर पर किसी भी एटम या ग्रुप की। जैसे जो मिथाइल कार्बोनाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, वहीं पर प्राइमरी कार्बोनाइन कम स्टेबल है, उससे भी कम स्टेबल है तुम्हारा सेकेंडरी कार्बोनाइन, और सबसे कम स्टेबल है कार्बोनाइन। वहीं पर FCH2- ये कम स्टेबल है, वहीं पर जो है वो ClH2। तो ये जो है डिफरेंट ऑर्डर्स हैं स्टेबिलिटी के कार्बोनाइन की। नाउ अब हम जानेंगे कि जो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी है वो रेजोनेंस से कैसे अफेक्ट होती है। रेजोनेंस जो कि डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, जब कोई एटम कंजुगेशन में होता है या कंजुगेटेड सिस्टम वहाँ पर होता है, तो एलाइल एंड बेंजाइल कार्बोनाइन आर स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। मैंने पहले भी बताया है एलाइल कार्बोनाइन, दिस वन इज द एलाइल कार्बोनाइन, ये स्टेबल होता है रेजोनेंस इफेक्ट से इस तरीके से। तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो एलाइल कार्बोनाइन है वो स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, जो कि डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो एलाइल कार्बोनाइन स्टेबल होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें बेंजाइल कार्बोनाइन की, बेंजाइल कार्बोनाइन में दिस वन इज द बेंजाइल कार्बोनाइन, और यहाँ पर भी रेजोनेंस होगी इस तरीके से।
तो ये कार्बन आयन बेंजाइल कार्बन आयन भी जो है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ये प्राइमरी बेंजाइल कार्बन आयन, ये दिस वन इज सेकेंडरी बेंजाइल कार्बन आयन एंड दिस इज टर्सरी का बेंजाइल कार्बन आयन। ग्रेटर, और एक बात ध्यान रखना, ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, मतलब जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, उतनी ज़्यादा ही जो है कार्बन आयन्स की स्टेबिलिटी होगी। वहीं पर सल्फर और फॉस्फोरस, अगर सल्फर और फॉस्फोरस में से कोई भी सा भी एटम हमारा अटैच्ड हो कार्बन आयन से या उस कार्बन से जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑन द प्रेजेंट ऑन द सल्फर एंड फॉस्फोरस। और वहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण जो है वो स्टेबलाइजेशन आती है कार्बन आयन में। नौ जो कार्बन आयन्स हैं वो स्टेबलाइज किए जाते हैं कुछ स्पेशल ग्रुप से, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप और CN ग्रुप, जो कि ये ग्रुप एक तो बहुत ज़्यादा माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं, दूसरा ये कार्बन आयन के साथ रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, दिस कार्बन आयन कीटोनिक कार्बन आयन में, जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पर है और जो कि रेजोने डीलोकलाइज हो रहा है कार्बोनिल कार्बन के साथ। जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के बीच में शिफ्ट होता है, तुरंत ही ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो इस एनाइन को बोलते हैं इनोलेट आयन। तो इनोलेट anion, this anion is stabilized by the resonance of this या delocalization of this negative charge। Similarly यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप में भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो delocalization हो रही है नेगेटिव चार्ज की कार्बन और NO2 ग्रुप के बीच में। क्लियर? Anions also stabilized in aromatic system। ऐसे एरोमेटिक सिस्टम जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर होता है, उन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक कार्बन आयन्स। एरोमेटिक कार्बन आयन्स, इसका एग्जांपल हम जैसे देख सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन, दिस इज द एरोमेटिक कार्बन आयन, दिस इज एरोमेटिक कार्बन आयन। एरोमेटिक कार्बन आयन्स जो होते हैं वो काफ़ी स्टेबल कार्बन आयन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डीलोकलाइजेशन होती है नेगेटिव चार्ज की। जैसे हम देख सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल में दिस का नेगेटिव चार्ज शिफ्ट बिटवीन कार्बन्स एंड दिस पाई बॉन्ड शिफ्ट दिस ऑन दिस कार्बन। तो इस तरीके से डीलोकलाइजेशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की और नेगेटिव चार्ज की, जो कि स्टेबलाइज करती है इस एरोमेटिक कार्बन आयन को। तो हमने जाना कि किस तरीके से कार्बन आयन्स की स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है, हमने जाना इंडक्टिव इफेक्ट, हमने जाना रेजोनेंस, हमने जाना डीलोकलाइजेशन, हमने जाना एरोमेटिक सिस्टम किस तरीके से स्टेबल होते हैं। तो अब हम इनको कंपाइल करके एक जर्नल ऑर्डर देखेंगे कि किस तरीके से जो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो हमें मिलता है। तो अगर हम बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर की स्टेबिलिटी की कार्बन आयन्स की, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कार्बन आयन्स होते हैं वो एरोमेटिक कार्बन आयन स्टेबल होते हैं, उसके बाद बेंजाइल कार्बन आयन, फिर एलाइल कार्बन आयन, फिर इथेनाइलिक कार्बन आयन और फिर विनाइलिक कार्बन आयन, और सबसे कम स्टेबल जो होते हैं वो एलाइलिक कार्बन आयन्स होते हैं। और इसमें भी एलाइलिक कार्बन में भी अल्काइल कार्बन आयन में भी जो है, अगर हम ऑर्डर की बात करें अल्काइल कार्बन आयन में मिथाइल कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी उससे कम स्टेबल,
सेकेंडरी और कम स्टेबल, और टर्सरी एल्काइल कार्बन आयन जो होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है कार्बन आयंस का। अब हम बात करेंगे रिएक्शंस की जिनमें जो कार्बन आयंस हैं वो एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें ये जो कार्बन आयंस है वो इंटरमीडिएट के तौर पर फॉर्म होते हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन, रिफॉर्म्सकी रिएक्शन एटसेट्रा। ये सारी रिएक्शंस है कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इन रिएक्शंस को भी हम डिटेल में जानेंगे जब हम नेम रिएक्शंस को पढ़ेंगे। और एस्टर्स की कंडेंसेशन रिएक्शंस में जैसे क्लेजन कंडेंसेशन में भी जो कार्बन आयन है वो फॉर्म होते हैं, और विटिग रिएक्शन में भी जो है वो कार्बन आयन फॉर्म होते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने जाना कार्बन आयंस के बारे में, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में, उसकी शेप और उसके ऑर्डर के स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कार्बोरेडिकल्स पर, जिसमें हम कार्बोरेडिकल्स से जुड़ी हुई बातें जानेंगे, उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप और उसका जो ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। तो ये सब बातें जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल केमिकल वर्ल्ड से। थैंक यू।